हेलो एवरीवन, गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की परीक्षा की तैयारी के क्रम में इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सबसे उचित शब्द का चुनाव करना है दिए गए शब्द समूहों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या वाक्य है हमारे सामने। वाक्य दिया गया है, ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। एक व्यक्ति जो रिकवरिंग माने ठीक हो रहा हो, फ्रॉम एन इलनेस माने एक बीमारी से। ठीक है, एक बीमारी से ठीक हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्वेल्सेंट, कॉन्वेल्सेंट, इनवैलिड, सेनेटर और कार्टोग्राफर। ठीक है, तो सबसे पहले चारों वर्ड्स का अर्थ समझ लेंगे और यहाँ से हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। तो पहला है कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाला या फिर से स्वस्थ होने वाला। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए कॉन्वल्सेंट सही है। ठीक है, तो बाकी शब्दों का भी अर्थ देख लेते हैं, बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देखेंगे। इनवैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड मीन्स अमान्य, ठीक है, या फिर नियम के विरुद्ध। इनवैलिड मीन्स अमान्य। ठीक है, अमान्य हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सीनेटर। सीनेटर का मतलब क्या होता है? सभासद, इसको बोलते हैं सभासद। ठीक है, किसके मतलब सदस्य, सभासद। और लास्ट शब्द है यहाँ पर कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो लोग मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो मानचित्रकार भी बोल सकते हैं इसको, मानचित्रकार। और एक शब्द और होता है नक्शा नवीस। नक्शा नवीस, नक्शे का निर्माण करने वाला, नक्शा नवीस। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द का चुनाव। सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। तो जैसे उसमें एक शब्द चुना था ऐसे इसमें चुनेंगे। देखते हैं वाक्य क्या है हमारा। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले इसका अर्थ समझेंगे। एन मीन्स एक, इंस्टीट्यूशन माने संस्थान, फॉर मीन्स के लिए, केयर माने देखभाल करना, आप पीपल माने लोगों की। ठीक है, लोगों की देखभाल करने का एक संस्थान। अब देखिए कैसे लोग हैं, हु मीन्स यहाँ पर कंजक्शन है जो। ठीक है, जो आर मेंटली इल, कैसे हैं? मानसिक रूप से बीमार है। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक संस्था, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। पहला है अर्सेनल, दूसरा है एपियरी, तीसरा है एवियरी और चौथा है असाइलम। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, पहले तो अर्थ समझ लेंगे सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। पहला है आपके सामने अर्सेनल। अर्सेनल का मीन्स क्या होता है? जहां पर कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे जा रहे हों। ठीक है, अस्त्र शस्त्र वगैरह, आर्सेनल उसको बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या है? शस्त्रागार बोल देंगे इसको, शस्त्रागार। अस्त्र शस्त्र रखने का कोई स्थान, उसको बोलते हैं शस्त्रागार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? जहां पर मधुमक्खी पालन करने के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसको एक शब्द में बोलेंगे मधुमक्खी शाला। ठीक है, मधुमक्खी शाला माने मधुमक्खियों को रखने का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अवियरी। अब देखिए अवियरी का मतलब क्या होता है? पक्षियों को रखने का स्थान। ठीक है, दरबा बोल सकते हैं, मतलब जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। ठीक है, तो पक्षीशाला बोल सकते हैं या फिर पक्षी घर भी बोल देंगे इसको, पक्षी घर या फिर पक्षीशाला। ठीक है, और लास्ट शब्द यहाँ पर दिया हुआ है हमारा असाइलम। असाइलम का मतलब होता है कह सकते हैं सरल स्थान या फिर मानसिक चिकित्सालय। सबसे शुद्ध शब्द क्या है इसका? मानसिक, मानसिक चिकित्सालय। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है भाई। देखिए वर्ड क्या था? एक ऐसा संस्थान जहां पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मानसिक चिकित्सालय बोलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है भाई, देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम पूछा है यहाँ पर, विलोम शब्द पूछा है। किस शब्द का? ऑब्स्टिनेट का पूछा है। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है पहले तो यही समझेंगे भाई। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बड़ा जिद्दी टाइप, हठी व्यक्ति। ठीक, या फिर हठीला जिसको बोल देते हैं। अभिनय मतलब जिसको कोई कह सकते हैं कि कहने का तरीका नहीं पता है, जिद पर अड़ गए हैं बस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हठी। क्या लिख सकते हैं? हठी व्यक्ति। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है भाई? हठी का अपोजिट। ठीक है, चलो देखते हैं हठी का अपोजिट।
शब्द दिए गए हमारे पास, पहले इसको सही लिख लें थोड़ा सा, हठी, ठीक, हठी। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टबर्न, दूसरा है फ्लेक्सिबल, अडमेंट और स्टर्न, ठीक है। चार शब्द दिए गए हैं। वर्ड क्या है? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मींस हठी, और हठी का विलोम शब्द ढूंढना है। पहले चारों का वर्ड मीनिंग देखेंगे। स्टबर्न मींस क्या होता है? स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब है जैसे कह सकते हैं कुल मिलाकर के हठी या हठीला, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग वही है, हठी या फिर जिद्दी, हठीला टाइप का व्यक्ति। तो स्टबर्न का भी सेम मीनिंग होता है, हठी ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टबर्न तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? बड़ा ही नरम स्वभाव या फिर लचीला, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का क्या हो गया? लचीला, माने अगर कोई कुछ कह रहा है तो जिद नहीं कर रहे हैं, लचीला स्वभाव है उसका, ठीक है, बात सुनने वाला, लचीला। और नेक्स्ट क्या है? एडमेंट। एडमेंट मीन्स क्या होता है? ये भी एक तरीके से हठी, जिद्दी, ठीक है, हठी, जिद्दी या फिर दुस्साहस दिखाने वाला, या फिर अभिनय, या फिर कह सकते हैं जो कि मतलब अपनी जिद पर ही अड़ा रहे, तो इसका भी यही मीनिंग हो गया, हठी। तो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट देखिए, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न और एडमेंट, ये तीन शब्द क्या है? एक ही जैसे, मतलब ये सिनोनिम है। और पूछा क्या उसने है? विलोम शब्द पूछा। अभी एक शब्द और बचा हुआ है, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, ठीक है, स्टर्न का मतलब होता है कठोर। अब आप देख सकते हैं ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न और एडामेंट, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग लगभग एक ही है, ठीक है, लगभग क्या है? एक ही है। लेकिन फ्लेक्सिबल मीन्स क्या है? लचीला, ये अपोजिट है इसका। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है इन्होंने? आइडेंटिफाई द सेगमेंट, मतलब एक हिस्से को पहचानना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, उस हिस्से को पहचानिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर का मतलब क्या है? व्याकरणीय गलती कोई दी गई है, ठीक है। वाक्य पढ़ते हैं भाई। निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर, ठीक है, निशा ने जॉब का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एज अ सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो, उसको जो सैलरी ऑफर की गई थी वो कैसी थी? टू लो, बहुत कम थी। चलिए देखते हैं भाई कहाँ पर गलती हो सकती है। निशा, ठीक है, रिजेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म सही है। क्या रिजेक्ट किया था? जॉब ऑफर, जॉब का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये देखिए कंजक्शन एज लगा हुआ है, ठीक है, ये भी क्योंकि, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है तो एज लग जाएगा, क्योंकि एज अ सैलरी। अब देखिए सैलरी यहाँ पर क्या? वेतन हो गया। ऑफर्ड, ऑफर्ड माने उसको दिया गया, ऑफर दिया गया, ठीक है, प्रस्ताव दिया गया। वाज टू लो, बहुत कम था। यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो सही है, कंजक्शन तक एज कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल जो देख रहे हैं यहाँ पर, ए आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। ए मतलब कैसा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो क्या सैलरी जो है वो इंडेफिनिट रही होगी? जॉब अगर है तो कोई हर पोस्ट के लिए सैलरी कैसी होती है? डेफिनिट होती है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? किसमें गलती हो गई हमारी? देखिए पहले वाले में क्या? वाज टू लो, इसमें कोई गलती नहीं है। एज अ सैलरी, अ सैलरी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, अ सैलरी नहीं होना चाहिए था। अ की जगह पर क्या हो जाता? द हो जाए अगर, तो सही होगा, डेफिनेट। क्योंकि पोस्ट अगर निश्चित है तो सैलरी भी निश्चित ही होगी, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पर यूज होगा, बाकी सब सही है। द, जॉब ऑफर, ये भी इसमें कोई गलती नहीं है। निशा रिजेक्टेड, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर मैंने भी कंजक्शन बताया कौन सा, तो देखेंगे भाई, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर, ये एक क्लास हो गई। ए सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो, सैलरी जो ऑफर की गई थी वो बहुत कम थी। यहाँ पर कंजक्शन एज का यूज हुआ है। एज जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये क्लास हमारी कौन सी हो गई? सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, इसलिए सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए क्योंकि अंग्रेजी जो होती है क्योंकि की, ठीक है, वो बिकॉज होती है और एज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड सेंटेंस में आएगा ये चीज तो फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित ऑप्शन का चुनाव करना है। टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, खाली जगह को भरने के लिए सबसे उचित ऑप्शन का चुनाव करना है और वाक्य को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं भाई वाक्य क्या है। योर नीड इज सर्टेनली ग्रेटर, ठीक है भाई, देखते हैं। योर नीड इज सर्टेनली ग्रेटर देन, ठीक। भरना क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, माई, मी, आई और माइन। चलिए सेंटेंस को पहले समझेंगे। योर नीड ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। सर्टेनली माने निश्चित रूप से, ग्रेटर माने ज्यादा है, देन माने अपेक्षा, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। देन और ई आर का यूज अगर हो जाता है तो कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और कंपैरिजन करने के लिए समान इस तरह की चीजें होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच किया जा रहा है? ये देखिए योर नीड, योर नीड के और यहाँ पर जो शब्द आएगा उसके बीच कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है।
अब हिंदी क्या होगी इसकी, योर नीड, आपकी आवश्यकता, इज सर्टेनली माने निश्चित रूप से है, ग्रेटर माने ज्यादा है, ठीक, बड़ी है, देन माने अपेक्षाकृत, मेरी, मेरी कौन चीज, मेरी आवश्यकता के, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना करने के लिए शब्द दिया गया है वो क्या है हमारा, आपकी आवश्यकता, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, मेरी आवश्यकता, मतलब पजेसिव प्रोनाउन। देखिए ये योर पजेसिव प्रोनाउन दिया गया है, तो इन ऑप्शंस में से पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा हमारा, माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव है ही नहीं, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर माइन जो है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माइन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए, हटाने के लिए सबसे उचित ऑप्शन कौन सा है दिए गए सेंटेंस में, ठीक है, दिए गए सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि इफ, ये देखिए दिए गए सेंटेंस में आगे क्या पूछा है, इफ देयर इज नो नीड, अगर कोई आवश्यकता नहीं है सब्स्टिट्यूट की, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तब आपको नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। चलिए सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस आपके सामने लिखा, सेंटेंस में लिखा है प्रथम विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, प्रथम विल नॉट गो द पार्टी इफ ही पर्सनली इनवाइटेड। अब यहाँ पर हमारा अंडरलाइन क्या है, ये देखिए अंडरलाइन सिर्फ इफ है, तो क्या इफ में कोई गलती है क्या, है या नहीं है, इतना हमको पता करना है, ठीक है। अब जब कोई कंजक्शन लग जाता है तो यहाँ पर दो क्लाजेज हो जाती है ना, एक क्लाज हमारी ये हो गई और एक इफ क्लाज हो गई बाद वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रथम विल नॉट गो द पार्टी, प्रथम पार्टी में नहीं जाएगा, ठीक। इफ ही इज पर्सनली इनवाइटेड, यदि उसको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया, ठीक है, किया जाता है, ये चीज हो जाती है यहाँ पर। अब एक चीज समझिए यहाँ पर भाई, अगर हम इसका कह सकते हैं कि जनरल सेंस देखें तो किसी को अगर पार्टी में नहीं आमंत्रित किया गया तो नहीं जाता है वो, है ना, प्रथम विल नॉट गो टू द पार्टी, प्रथम विल नॉट गो द पार्टी, प्रथम पार्टी में नहीं जाएगा जब तक उसे आमंत्रित न किया जाए, ये होना चाहिए था ना आगे। लेकिन यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा दिया उन्होंने, इफ लगा दिया, इफ का मतलब हो गया यदि, अगर यहीं पर कंजक्शन कौन सा हो जाए जिसमें निगेटिव वर्ड शामिल हो, निगेटिव कंजक्शन कोई, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है, अनलेस, क्योंकि अनलेस की हिंदी क्या होती है, जब तक कि नहीं, ठीक, जब तक कि नहीं, मतलब ये कंडीशन है, शर्त है, जब तक कि ऐसा नहीं होगा तब तक कि फिर अगला काम भी नहीं हो पाएगा, है ना। अब निकालिए यहाँ पर, अगर हमने इफ की जगह पर अनलेस लिख दिया यहाँ पर, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा अनलेस, तब देखें प्रथम विल नॉट गो द पार्टी, प्रथम पार्टी में नहीं जाएगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अनलेस यहाँ पर सही होगा, गलती थी भाई, इफ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बताया गया भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्स, यहाँ पर फिर से एंटोनिम पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया। चलिए देखते हैं वर्ड क्या है, हार्स, हार्स का मतलब क्या होता है, हार्स मीन्स एकदम कठोर टाइप, ठीक है, हार्स का मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है। और चलिए लिख लेते हैं, हार्स माने कठोर, ठीक है, या फिर कर्कश भी बोल देते हैं, ठीक, कर्कश भी बोल देते हैं। चलिए अब बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे और क्लियर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स सभी को पता है, ईमानदार, ऑनेस्ट माने ईमानदार, सभी को पता है भाई। नेक्स्ट क्या है, डर्टी, डर्टी माने गंदा, ये भी कॉमन शब्द है, डर्टी सिंपल सा शब्द है। रफ माने क्या होता है, रफ मीन्स खुरदरा, रफ माने खुरदरा, ठीक है। और जेंटल का मतलब क्या होता है, जेंटल मीन्स एकदम कोमल, दयालु टाइप, कोमल, कोमलता, ठीक, कोमल हो गया, या दयालु भी बोल सकते हैं, दयालु, ठीक है। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा ना कौन सा शब्द हो सकता है, वर्ड हमारा कौन सा है, हार्स, और हार्स का क्या पूछा है इन्होंने, एंटोनिम, विलोम शब्द, हार्स माने कठोर या कर्कश, और इसका उल्टा क्या होगा, दयालु या कोमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यहाँ पर दिए गए मुहावरे का उचित मीनिंग पूछा है। चलिए देखते हैं मुहावरा क्या है हमारा, कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, कट द मस्टर्ड का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, इसका मीन्स होता है सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाना, या फिर बहुत अच्छा होना, या फिर बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनना, ठीक। अब इनमें से जो भी मिल रहा है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू बी पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मीन्स क्या होता है, पैसिमिस्टिक शब्द का अर्थ होता है निराशावादी, निराशावादी। अब निराशावादी क्या होता है, निराशावादी का मतलब काम करने से पहले ही मान लिया कि होगा ही नहीं, हर चीज में निगेटिविटी, वो निराशावादी हो गया।
ठीक है। और नकारात्मकता या फिर निराशावादी। और अगला क्या है, टू सक्सीड, सफल हो जाना। ऑप्शन तुमको मिल गया कौन सा सही है ना, सफल हो जाना, यही वाला सही है, क्योंकि कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है, सफलता प्राप्त कर लेना, या फिर बहुत अच्छा बन जाना, या फिर प्रभावशाली बन जाना। और पूछा क्या उन्होंने, अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा था, तो इसका अर्थ जो हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शंस बचे हैं, देख लेते हैं। टू बी एंग्री का मतलब क्या है, क्रोधित हो जाना। टू टेक शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स का मतलब क्या है, छोटा रास्ता पकड़ लेना। ठीक है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू सक्सीड, सफल हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। खाली स्थान को भरने के लिए सबसे उचित शब्द का चुनाव करिए और व्याकरणीय रूप से सही वाक्य को बनाइए। बनाइए भाई, देखते हैं क्या है वर्ड, क्या सेंटेंस क्या है हमारा, अ वर्ड कैन हैव डिफरेंट, खाली जगह है, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। ठीक है, हिंदी देखते हैं। एक शब्द, ठीक है, कैन हैव माने रख सकता है, कैन हैव, टू हैव वर्ब लगी हुई है ना किसी के पास होना, तो रख सकता है क्या, ए डिफरेंट माने एक भिन्न, क्या रख सकता है, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, कंटेंशन, दूसरा क्या है, कोनोटेशन, तीसरा कन्फ्रंटेशन, और चौथा कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक शब्द रख सकता है भिन्न, कौन चीज रख सकता है, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने क्या, संदर्भ, अलग अलग संदर्भों में एक शब्द अलग अलग क्या रख सकता है, अर्थ रख सकता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर क्या भरना है हमको, अर्थ भरना है। अब इनमें से किसका मीनिंग अर्थ हो सकता है भाई, देखिए चार ऑप्शन है। कंटेंशन का मतलब क्या है, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, ठीक, विवाद या फिर तर्क। जैसे इसका बहुत ही एक फेमस सेंटेंस है, द मतलब कश्मीर इज द कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर क्या है, झगड़े की जड़ है, विवाद का जड़ है, तो वही वाला कंटेंशन माने क्या हो गया, विवाद या फिर तर्क। नेक्स्ट कोनोटेशन, कोनोटेशन माने अर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, अर्थ। और कन्फ्रंटेशन माने क्या होता है, किसी का सामना करना, ठीक, सामना। और लास्ट हमारा कॉन्स्टलेशन माने क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे समझ सकते हैं आप, जैसे तारों के समूह का एक प्रकाश जैसा। ठीक है, ज्योति पुंज बोल सकते हैं इसको, ज्योति पुंज या फिर तारों का समूह। ठीक, ज्योति पुंज या फिर तारों का समूह। ठीक है, जो भी मीनिंग समझ। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को क्लियर हो रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ज्योति पुंज, जा को सही बना दे थोड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या था यहाँ पर, अर्थ, अर्थ वाला कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला। अब यहाँ पर अगर हम कोनोटेशन भर लें, अर्थ भर लें, तो हिंदी देखिए, एक शब्द रखता है अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से मुहावरा दिया गया है आपको, इडियम। ठीक है, और इसका सही अर्थ चुनना है, क्या है, लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा का पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद में ऑप्शंस को देखेंगे कौन सा सही हो सकता है। तो लास्ट स्ट्रा का मीनिंग, तात्पर्य क्या होता है, फाइनल प्रॉब्लम माने अंतिम समस्या। किसी श्रेणी, मान लीजिए आपके पास में समस्याओं की कोई एक सीरीज है लंबी सी, और उस सीरीज में जो अंतिम समस्या बची उसको बोल देते हैं लास्ट स्ट्रा। ठीक है, मतलब समझ में आया, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। ठीक, चलिए इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम समस्या। अंतिम समस्या, कहाँ की अंतिम समस्या, किसी सीरीज में, माने पूरी श्रृंखला थी समस्याओं की, ठीक, उसमें अंतिम समस्या है। चलिए अब इसका देखते हैं कौन सा मीनिंग सही हो सकता है, फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन का मतलब क्या, डिसीजन माने निर्णय, अंतिम निर्णय, ये तो गलत हो गया। लास्ट पर्सन इन द क्यू, क्यू मीन्स क्या होता है, क्यू मीन्स कतार होता है, इसका मतलब होता है कतार, लाइन। ठीक है, कतार में अंतिम व्यक्ति, ये भी गलत हो गया। लास्ट कुकी ऑन द प्लेट, कुकी मीन्स बिस्किट, मीठा बिस्किट बोलते हैं इसको, प्लेट में अंतिम मीठा बिस्किट, ये भी नहीं भाई। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, श्रेणी में सबसे अंतिम समस्या, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, ठीक, इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर वाला क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वाक्य में उस भाग को पहचानिए जिसमें एक व्याकरणिक गलती है। चलिए वाक्य देखते हैं, वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इसमें देखें कि क्या किसी सेक्शन में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं भाई, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स, यहाँ तक तो सही है। वर, ठीक है, वर, यहाँ पर वर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और हमारे हिसाब से देखिए यहाँ पर सेंटेंस पहले देख लेंगे, क्या सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है,
वन ऑफ द फ्रेंड्स माने मित्रों में से किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही, वन की बात हो रही है ना, क्या बात हो रही है, वन की बात। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, चुनना है लेकिन चुनेंगे तो एक को ही, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वर है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, वाज होनी चाहिए थी, बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं, यहीं पर गलती मिल गई हमको। ठीक है, डाउटफुल सही है, दैट कंजक्शन भी सही है, द प्लान भी सही है, वुड वर्क पूरा सही है, तो यहाँ गलती क्या हमारी हो गई यहाँ पर, वर सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो किस सेक्शन में गलती है, ए सेक्शन में है, वर्क की जगह पर क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो एरर होती है वो ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह, यही गलतियां होती हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर से ही करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट दिया था यहाँ पर, चलिए एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया था, सब्जेक्ट हमारा क्या था, वन ऑफ द फ्रेंड्स, है ना। अब ये सब्जेक्ट था, इसके साथ में जो वर्ब आएगी हमारी तो इसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी ना, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। इस तरीके से गलती हम लोग ढूंढ सकते हैं, एरर्स ढूंढ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी एरर वाला क्वेश्चन पूछा है हमारा, ठीक है, इसमें भी एरर पूछी है। देखिए भाई सेंटेंस क्या है, टू स्केप फ्लड्स, ठीक है, टू स्केप फ्लड्स, क्या है ये, टाइग्रस, अच्छा ठीक है, अ टाइग्रस, टाइगर का फीमेल जो होता है, टुक रिफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। चलिए देखते हैं, टू स्केप फ्लड, ठीक है भाई, बचने के लिए, स्केप माने क्या होता है, बचना, फ्लड्स माने बाढ़, बाढ़ से बचने के लिए, ए टाइग्रस माने एक बाघिन जो होती है, ठीक है, बाघ की फीमेल, टुक माने लिया, क्या लिया उसने, रिफ्यूज, रिफ्यूज माने शरण ली उसने, एट अ वेजिटेबल गार्डन, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, टू स्केप भी सही है, फ्लड्स भी सही है, टाइग्रस भी सही है, टुक सेकंड फॉर्म लगी वो भी सही है, रिफ्यूज माने शरण वो भी सही है। ये जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है एट, इसके आगे क्या है, अ वेजिटेबल गार्डन, एक सब्जी का बगीचा। अब एक चीज देखिए, एट का प्रयोग यहाँ पे नहीं, क्योंकि बस शरण लेगा कोई तो क्या है, बाहर से अंदर प्रवेश करेगा, तो बाहर से अंदर प्रवेश करने के लिए क्या लगता है प्रीपोजिशन, इनटू लगता है, एट की जगह पर इनटू ज्यादा उचित है। ठीक है, तो किस सेक्शन में गलती है, टू स्केप फ्लड्स, इसमें कोई गलती नहीं है, हाँ इसमें गलती हो गई, एट की जगह पर क्या होना चाहिए था, इनटू होना चाहिए था। ठीक, इसमें भी कोई गलती नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं भाई क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी है, एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और व्याकरणीय रूप से सही वाक्य को आपको बनाना है। चलिए पढ़ते हैं भाई, टू नहीं द, हाँ द ब्लाइंड मैन नीडेड, माने एक अंधे आदमी को आवश्यकता होती है, ठीक है, काहे की है आवश्यकता, द ब्लाइंड मैन नीडेड टू क्रॉस द स्ट्रीट, गली को पार करने के लिए एक अंधे आदमी को आवश्यकता, काहे की आवश्यकता है, ऑप्शन दिए गए। पहला है गार्ड्स, गार्ड्स माने क्या होता है, गार्ड्स माने सुरक्षा करने वाले, उनकी क्या जरूरत है भाई, कोई भी करा सकता है उसको पार। असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट का मतलब, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी के कार्य में भागीदारी करके उसकी सहायता करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ब्लाइंड मैन है, अंधा आदमी है। अगर आप अंधे आदमी को बताएंगे भाई सीधे चले जाओ सड़क पार कर लो, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, उसके कार्य में खुद भागीदार होना पड़ेगा, आपको जा करके उसका हाथ पकड़ करके और सड़क पार, मतलब वो तो पार करेगा ही करेगा, साथ में खुद को भी पार करनी पड़ेगी सड़क, इसका मतलब असिस्टेंस करना पड़ेगा, माने स्वयं को शामिल करके किसी की सहायता। ठीक है, तो असिस्टेंस वर्ड बिल्कुल सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी देख लेते हैं क्या है, पोर्टर्स, पोर्टर्स माने कुली होता है, या फिर दरबान बोल सकते हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कोऑपरेशन, हाँ कोऑपरेशन और असिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर है, कोऑपरेशन माने भी सहायता करना होता है, ठीक है, सहयोग करना होता है, लेकिन जैसे किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, अब उसमें सहयोग, इसका मतलब हम अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज अलग हो गई, तो ये सही नहीं होगा, असिस्टेंस ज्यादा सही होगा। असिस्टेंस में क्या है, आपने उसी की सहायता करने के लिए उसी का काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड माने सही स्पेलिंग किस वर्ड की लिखी हुई है। चलिए वर्ड देखते हैं, वर्ड क्या है, पैट्रीमनी जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो पहले इस वर्ड का आपको अर्थ पता होना चाहिए। पैट्रीमनी मीन्स होता है उत्तराधिकार या फिर पैतृक संपत्ति, या फिर बोल सकते हैं विरासत। ठीक, सबसे बढ़िया शब्द क्या है, उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार होता है इसका मीनिंग। अब उत्तराधिकार की सही स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है, पैट्रीमनी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, PATRIMONY। ठीक है, अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, PATRIMONY, यही वाला सही हो गया हमारा, बाकी सभी गलत है ऑप्शन, मीनिंग्स, स्पेलिंग्स।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें पूछा है। इसको पढ़ने से कौन सा वर्ड लग रहा है हमको, क्या लिखा हुआ है, ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट वर्ड है। ल्यूमिनेसेंट का पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ल्यूमिनेसेंट मीन्स इसका मतलब होता है चमकीला या फिर रोशनी युक्त, रोशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, रोशन। अब इसकी स्पेलिंग सही से क्या होती है, पहले स्पेलिंग हम लोग अपने तरफ से लिख लेंगे तो फिर पहचानने में आसानी रहती है, ठीक है। ये स्पेलिंग आपकी होती है ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट। चलिए देखते हैं, LUMINE, ये गलत हो गया, ठीक है, LUMINESCENT, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 60 नंबर में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फिर से वही बात है, मतलब सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है खाली जगह भरने के लिए और एक व्याकरणीय रूप से सही वाक्य का निर्माण करना है। चलिए पढ़िए भाई, टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान, ठीक है। टाइमली माने क्या होता है, समय से, अलर्ट माने मतलब बता देना, जागरूक कर देना, ठीक है, चेतावनी दे देना। अबाउट माने बारे में, फ्लड्स माने बाढ़, भूटान देश हो गया। तो कह रहे हैं कि भूटान में समय से बाढ़ की जानकारी देना, बाढ़ के बारे में जानकारी देना, खाली जगह है यहाँ पे। ए ब्लेसिंग माने वरदान हो गया, एक आशीर्वाद हो गया, काय का, टू इंडियन विलेजेस, भारतीय गांवों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रूव तो सब में दिया गया है, यहाँ पर भी प्रूव 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 है, तो हिंदी तो सिद्ध निकलेगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर किस समय की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग दे रखी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर इज है, हैव है और हैज है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक्रियाएं दे रखी हैं। लेकिन आर और इज के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान, समय से भूटान में बाढ़ के लिए जानकारी देना, ठीक है। सिद्ध हुआ, क्या निकल रहा है, सिद्ध हुआ, किसके लिए, भारतीय गांवों के लिए वरदान, ठीक है। भूटान में बाढ़ की सही समय पर जानकारी देना भारतीय गांवों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। क्या निकल रहा है इसमें, परफेक्ट वर्क है एकदम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा अलर्ट्स, अलर्ट्स है ना, अलर्ट्स माने प्लूरल। अब प्लूरल के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव लगता है, बस हैव प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, टेंस पहचाना, टेंस पहचानने के बाद में हमने सब्जेक्ट को क्लियर किया, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पर अलर्ट्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल की साइकिल क्या होती है, हैव होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं भाई क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। सिनोनिम माने यहाँ पर अब की बार उन्होंने समानार्थी शब्द पूछा है, और वर्ड आपके सामने दिया गया है क्या, आर्टफुल। आर्टफुल का मीनिंग क्या होता है पहले तो यही जान लीजिए भाई। आर्टफुल माने धूर्त या फिर कपटी, भिन्न भिन्न कलाएं जिसको आती हैं, ठीक, कपटी, चतुर भी बोल सकते हैं आर्टफुल, ठीक है, बढ़िया से इसमें चतुर भी बोल सकते हैं और चालाक भी बोल सकते हैं, ठीक। धूर्त, कपटी, चतुर, चालाक, ठीक, इस तरीके से वर्ड्स मीनिंग हो गया इसका। अब पूछा क्या है, समानार्थी शब्द पूछा है, तो बाकी वर्ड्स का मीनिंग पहले पता चल जाए। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब क्या, अब देखिए अगर इसको हम मीनिंग निकालें तो आर्ट, आर्ट हो गया कला, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कला प्रेमी, कला से प्रेम करने वाला, ठीक है, कला प्रेमी, कला से प्रेम करने वाला, ठीक है भाई। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, अब देखिए क्राफ्टी का मतलब भी वही होता है जो आर्टफुल का मतलब होता है, सेम क्राफ्टी का भी वही मतलब है जो आर्टफुल का। तो ऑप्शन तुमको मिल गया, कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिनोनिम मिल गया। लेकिन बाकी जो दो वर्ड्स बचे उनका मीनिंग देखेंगे। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्रिएट करना, कुछ बनाना, सृजन करना, माने सृजनशील। और लास्ट वर्ड क्या है, नेव। नेव वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई काम करने के लिए नया नया भर्ती किया गया है, उसको कोई अनुभव नहीं है काम करने का, ठीक है, तो अनुभवहीन बोल सकते हैं, भोला बाला बोल सकते हैं, या फिर अदीक्षित बोल सकते हैं, इसको कोई दीक्षा नहीं दी गई, शिक्षा नहीं दी गई है। अनुभवहीन इसके लिए ज्यादा शब्द बढ़िया है, ठीक है, अनुभवहीन माने नया नया भी काम करने आया है, अनुभवहीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा हमने उसका आंसर तो बताया नहीं था भाई, आंसर देख लेंगे, आंसर कौन सा सही होगा इसमें।
आर्टफुल, आर्टफुल का बता दिया था, क्राफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्या पूछा गया इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, रेखांकित अंश को हटाने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए दिए गए वाक्य में। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देन सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तब आपको नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। चलिए भाई देखते हैं, वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या दिया गया है, पढ़िए, देखिए, सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। चलिए देखते हैं, सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट, अब जरा हिंदी निकालिए, सिमरन अधिक इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान है, ठीक है। देन का मतलब अपेक्षाकृत, एनी अदर माने अन्य किसी, गर्ल माने लड़की के, इन द क्लास माने कक्षा में। चलिए वाक्य भाई देखते हैं क्या गलती हो सकती है। नाम लिखा हुआ है, सही है, सिंगुलर है, सही से, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगी हुई है। मोर इंटेलिजेंट, अब देखिए पूछा किस में है, हम लोग फालतू में देख रहे हैं, इधर का पूछा सिर्फ उसने अंडरलाइन सेक्शन में, मोर इंटेलिजेंट में कोई गलती है क्या? तो पूरे वाक्य को देखा, क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया हुआ है और कंपैरिजन किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव शब्द जो वर्ड हमारा कौन सा, इंटेलिजेंट है, और इसके साथ देन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला शब्द किसमें होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। और ये देखिए इंटेलिजेंट के पहले मोर लगा हुआ है, ठीक है, और मोर कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज करते हैं, इसका मतलब ये वर्ड हमारा कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है। देखिए कुछ वर्ड्स के अंत में हम लोग ई आर लगा करके कंपैरेटिव बना लेते हैं, तो इसका एक नियम होता है, सिंगल सिलेबल का जो वर्ड होता है, मतलब जिसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि एक ही बार में उच्चारण बोल जाए उसका, उसमें ई आर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर बोल दिया। लेकिन डबल सिलेबल, जैसे इंटेलिजेंट, डबल सिलेबल हो गया, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सही लगा हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि द मोर इंटेलिजेंट, इसमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं है भाई। मच इंटेलिजेंट तो गलत ही हो जाएगा, कंपैरिजन करने के लिए मोर लगा हुआ सही है। नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं इसमें, ठीक है। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पोर्शन है इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखिए यहाँ पर पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 को करने के लिए हमें एक पैसेज दे रखा है। चलिए भाई पैसेज को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्द डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों की सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए प्रत्येक खाली स्थान के लिए। चलिए, अरेबिया इज मोस्टली अ डिजर्ट, चलिए हिंदी समझते हैं। अरेबिया सऊदी अरब की बात हो रही है, इज मोस्टली अ डेजर्ट माने ज्यादातर क्या है, वो एक रेगिस्तान है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान है, बालू, ठीक है। इट इज, अब यहाँ पर खाली जगह भरनी है। टू वॉक, तो कह रहे हैं कि कठिन है। यहाँ पर देखिए, इट इज टू वॉक माने चलने के लिए क्या है, क्या है देखेंगे भाई। यूजलेस माने बेकार, तो ये तो नहीं सही होगा। इम्पॉसिबल, होपलेस, इसमें से विकल्प यही सही, इम्पॉसिबल असंभव, इट इज इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखिएगा, इट इज, अगर हम यहाँ पर इम्पॉसिबल बोले, इट इज इम्पॉसिबल टू वॉक ओवर इट, इसके ऊपर चलना क्या है भाई, रेत के ऊपर चलना क्या है, असंभव हो जाता है ना, असंभव है। ड्यूरिंग, अब अगला देखते हैं यहाँ पर क्या भरना है, ड्यूरिंग, 20 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग। अब देखिए ड्यूरिंग के आगे क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एन, ए, दा और वन। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, आर्टिकल का यूज करना है। हिंदी बता ही दी थी अभी, अरेबिया माने अरब क्या है, मोस्टली डिजर्ट है। इट इज अभी भर चुके थे, यहाँ पर क्या, इम्पॉसिबल, असंभव, ऑप्शन नंबर बी था इसमें ना, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में असंभव था क्या, वाक माने चलना, ओवर इट माने रेत के ऊपर, ड्यूरिंग कब चलना असंभव था, डे माने दिन। अब आर्टिकल का यूज यहाँ पे करना है, कौन से दिन की बात कर रहे हैं भाई, जो अरबिया में दिन हो रहा है, ठीक। तो अरब के दिन की बात यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल आएगा, मतलब द का यूज होगा यहाँ पर, द, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में। हाँ यहाँ तक हमारा हो चुका था, यहाँ तक, ठीक है, द डे तक हो गया। आगे ओकेजनली, ओकेजनली वाले अवसर, ठीक है, अवसर कह सकते हैं किसी विशेष अवसर पर। 1 मई माने 1 मई को खास अवसर है, क्या होता है ये, 1 तारीख को, मतलब 1 मई को। ए फर्टाइल पैच, फर्टाइल माने क्या होता है, उपजाऊ, पैच माने कह सकते हैं कि एक क्षेत्र टाइप में, बेल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, भूमि का एक हिस्सा, तो वो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एन ओएसिस। ओएसिस का मीन्स, उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं भाई, ठीक है, ओएसिस। आगे अब देखिए यहाँ पर भरना क्या है हमको, मई में, और मई में क्या आता है वो चीज पूछी उन्होंने। अब आने के लिए ऑप्शंस दे रखे उन्होंने, कम, केम अप, केम अक्रॉस, ठीक है, और केम आउट, केम अवे,
तो यहाँ पर इन्होंने आने की बात की है। अब देखिए केम अक्रॉस का मतलब इधर से उधर फर्टाइल बेल्ट जो बनती है मई में, तो यहाँ पर अक्रॉस वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम देखेंगे, ओएसिस तक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में तो भरने को था, 3 में, हाँ 3 में हो गया। ठीक है, कार्ल्ड एंड ओएसिस। अब 4 में देखते हैं क्या भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के लिए देखें क्वेश्चन, ये देखिए 4 में क्या दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन दे रखा है ऑन, फॉर, इन या फिर विद। अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है, देखेंगे भाई। अच्छा, एक हमने वर्ड यहाँ पर आया ओएसिस। ठीक है, और ओएसिस का मतलब पहले अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओएसिस का मतलब होता है मरुद्भिद, नहीं मरु उद्यान, मरुद्भिद नहीं मरु उद्यान, मतलब मरुस्थल में बनने वाला बगीचा। ठीक है, मरुस्थल में बनने वाला बगीचा, ये होता है इसका मतलब। अब विकल्प नंबर फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 को भरने से पहले पूरी हिंदी देखते हैं जरा। कह रहे हैं कि अरेबिया ज्यादातर क्या है, डिजर्ट है, रेगिस्तान है। इट इज इम्पॉसिबल माने असंभव है, टू वॉक माने चलना, ओवर इट माने इस पर, ड्यूरिंग द डे, ठीक है, किसी भी दिन चलना मुश्किल है। ओकेजनली कह रहे हैं कि कई अवसर, अवसर जब आता है, कौन सा अवसर, 1 में, 1 मई का। ठीक है, तब क्या होता है, केम अक्रॉस, यहाँ पर क्या भरा था, केम अक्रॉस ए फर्टाइल पैच, एक उपजाऊ भूमि जैसी बन जाती है। कार्ल्ड एंड ओएसिस, क्या बोलते हैं उसको, मरु उद्यान बोलते हैं, उसको बोलते हैं मरु उद्यान, माने मरुस्थल पर बनने वाला बगीचा, मरु उद्यान बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ऑन खाली जगह, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स माने बसंत ऋतु में। ठीक, बसंत के अवसर पर। अब यहाँ पर भरना है, हमको दे रखा है ऑप्शन, प्रीपोजिशन दे रखे हैं, तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए डी नंबर सही होगा, मतलब विद वाला सही है। ठीक है, तो जैसे ही स्प्रिंग माने बसंत ऋतु शुरू होती है, एंड टाल फिग एंड पाम ट्रीज, लंबे लंबे, फिग माने अंजीर के पेड़, और पाम, ठीक, पाम के पेड़ वहां पर उत्पन्न आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या था, यहाँ तक हमारा हो चुका है ना, कि जैसे ही मरु उद्यान बनता है और उसमें क्या होते हैं, बसंत के साथ ही ना, बसंत ऋतु के साथ ही लंबे लंबे अंजीर के और पाम के वृक्ष उगते हैं। आगे, द अरब्स आर नोमैड्स, यहाँ पे देखिए एक शब्द आया नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है, नोमैड्स मीन्स होता है खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करने वाले। ठीक है, बंजारे लोग जो एक जगह पर भोजन जब तक मिलता है वहां पर रुकते हैं, फिर भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब देखिए, द अरब्स आर नोमैड्स। ठीक, अरब्स क्या है, नोमैड्स हैं, माने खाना बदोश हैं, या फिर कह सकते हैं बंजारे हैं। ठीक, बंजारे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो नोमैड्स शब्द आया है, इसी के लिए यहाँ पर हमको एक इनमें से चुनना है कौन सा सही होगा। ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं, कंजक्शंस दिए हुए हैं। अब जब कभी ये जो पहली क्लास में नोमैड्स अगर कोई मतलब व्यक्ति वगैरह होता है तो कंजक्शन क्या लगता है, वहां पर हु लगाया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट बन जाता है तो हु लगेगा, बाकी सभी गलत है। अब देखिए क्या बना, द अरब्स आर नोमैड्स, अरब्स क्या होते हैं, बंजारे होते हैं। यहाँ पर क्या भरा गया, हु मतलब जो। ठीक है, जो लिव इन टेंट्स माने तंबू बना करके रहते हैं, एंड ट्रेवल इन कारवांस, कारवां माने क्या होता है, एक पूरा समूह लोगों का, उसमें यात्रा करते हैं। चलिए, इस तरीके से पैसेज वाला हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं इसको सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही थी। एक बार पूरी हिंदी देख लेते हैं इसकी। देखिए, अरेबिया क्या है, खास तौर पर एक रेगिस्तान है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव है, टू वॉक ओवर इट ड्यूरिंग द डे, दिन में चलना रेगिस्तान पर असंभव हो जाता है। कह रहे हैं कि एक अवसर आता है 1 मई को, ठीक है, जब क्या बन जाता है, एक फर्टाइल पैच, एक उपजाऊ भूमि बन जाती है, जिसको बोलते हैं ओएसिस। ओएसिस माने होता है मरु उद्यान, बगीचे जैसा। ठीक है, विद स्प्रिंग माने बसंत के साथ ही इस उद्यान पर क्या होता है, लंबे लंबे, फिग माने अंजीर के वृक्ष और पाम के वृक्ष लगते हैं। ठीक, इतना बता दिया गया। फिर क्या है, द अरब्स आर नोमैड्स, अरबियन कैसे होते हैं, बंजारे लोग हैं। हु माने जो, रहते हैं किसमें, टेंट्स बना करके, और ट्रेवल माने यात्रा करते हैं, कारवां बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया देखेंगे भाई, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पर सिंपल सा एक समानार्थी शब्द पूछा है, दिए गए वर्ड का। कौन सा वर्ड है हमारा, मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले मॉर्बिड का अर्थ समझेंगे, इसके बाद में विकल्प का अर्थ समझेंगे, फिर हम लोग ढूंढ सकते हैं। मॉर्बिड मीन्स होता है जैसे बीमार बोल सकते हैं, या फिर रोगी। ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, रोगी लिख लीजिए, सबसे सिंपल कौन सा है, रोगी या अस्वस्थ, या फिर रुग्ण भी बोलते हैं उसको, बीमार, सबसे सिंपल। ठीक है, अब इसका देखिए बाकी शब्द क्या है, नेस्टी। नेस्टी मतलब, नेस्टी मतलब भी एक तरीके से अप्रिय या फिर खराब, जो ठीक ठाक ना हो, नेस्टी माने भी खराब। ठीक, खराब।
अगला क्या है, प्रिटी। प्रिटी सबको पता है, प्रिटी माने सुंदर। प्रॉम्प्ट माने क्या होता है, प्रॉम्प्ट माने उकसाना होता है, प्रेरित करना होता है, उकसाना। ठीक है, प्रॉम्प्ट माने उकसाना। और लाइवली का मतलब सजीव, सजीव या फिर ऊर्जावान। ठीक है, लाइव का मतलब हो गया। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भाई। शब्द क्या था हमारा, मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब रोगी। ठीक है, या फिर वही तो कहते हैं ना, तबीयत खराब है, खराब होना, बात तो वही निकल रही है। सिनोनिम पूछा इन्होंने, तो यहाँ पर कौन सा शब्द दिख रहा है, नेस्टी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा होगा सही, नेस्टी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। रेखांकित अंश को हटाने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करिए। इफ देयर इज नो नीड, अगर कोई आवश्यकता नहीं सब्स्टिट्यूशन की, तब क्या करना है, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तब आपको नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पीछे। चलिए देखते हैं, द स्टूडेंट्स नोइंग। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, द स्टूडेंट्स नोइंग, पहले इसका मतलब समझेंगे। देखिए विद्यार्थी, नोइंग माने क्या, नो एक वर्ब है, नो माने जानना। ठीक, ऑफ सब्जेक्ट, विषय के बारे में। एस्टोनिश्ड मींस क्या होता है, आश्चर्यचकित कर दिया किसको, द अध्यापक, टीचर को। ठीक है, टीचर को आश्चर्यचकित कर दिया। अब यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन हमारा सिर्फ इतना है, स्टूडेंट्स नोइंग। क्या इसमें कोई एरर है, सुधार सकते हैं। देखिए द स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और यहाँ पर नोइंग, तो यहाँ पर क्या नाउन अगर कर ले तो ज्यादा बेटर है, एपोस्ट्रोफी पॉजिटिव केस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉलेज, अगर कोई विकल्प देखिए, स्टूडेंट्स नॉलेज एपोस्ट्रोफी एस प्लस नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, इसमें सुधार कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बनेगी हिंदी, द स्टूडेंट्स नॉलेज माने स्टूडेंट, विद्यार्थी के ज्ञान ने। ठीक है, विषय पर विद्यार्थी के ज्ञान ने अध्यापक को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी के साथ में नाउन का यूज कर दिया गया यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से पूरे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। और जिस किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ में और सीखते रहिए। बाकी आपकी सहायता के लिए बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।